हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि आप सभी से कहा गया था कि ये जो मैगज़ीन है आई दृष्टि, इसके साथ रिवीजन शॉर्ट नोट्स के साथ आपके लिए बहुत जल्दी क्लास आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 MCQ की। तो क्लास आज ही स्टार्ट हो रही है और इस क्लास को बता दें 300 इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और आज का जो क्लास है ये लेक्चर नंबर 1 है, क्योंकि हम इसमें अभी जो है 50-50 क्वेश्चन करके ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आने वाले 5 से 6 लेक्चर्स में आपको ये पूरा का पूरा मैगजीन का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 300। ठीक है, तो बने रहिएगा इस क्लास में। और इसके साथ बता दें कि इसके पहले ये जो क्लास है मैराथन क्लास आई दृष्टि वाली, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो क्लास को पहले देख लीजिएगा। फिर से ये MCQ वाली क्लास करेंगे, तब आपको इसका बेहतर लाभ मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले आपको कंप्लीट मैगजीन करा दिया इसका रिवीजन। अब इसके बाद से हम आपको क्या करा रहे हैं, तो साथियों ध्यान दीजिएगा इस पर आधारित MCQ। तो ये बहुत सारे साथियों की डिमांड थी और आप लोग अभी तक धैर्य बनाए, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा समय लगा लेकिन क्लासेस आपके लिए आ गई हैं, तो आई होप सो कि ये आपको पसंद आएगा। आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब क्लास कैसा लगा है, और इस सीरीज़ को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत जल्द इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको PDFs और नोट्स वगैरह और बैचेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। और जो साथी इसके लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस MCQ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस बैच से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे साथियों आज के अपने सेशन को। ठीक है, और देखेंगे 1 बाय 1 करके आज के टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे साथियों ये कंप्लीट क्वेश्चन की सीरीज। पहला प्रश्न देखेंगे, सो यहाँ से देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि राज्य जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में प्रथम 4 स्थान प्राप्त करता राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सही क्रम क्या है। जो ऐसे प्रदेश हैं उनका सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन देखिए आपके पास ये दिया हुआ है, केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। ठीक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, और केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और तमिलनाडु। जो इसका राइट आंसर होगा साथियों, हम बता दें कि ऑप्शन ये होगा आपका केरल, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर। ये जो होगा आपका इसका सही क्रम होगा। इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखेंगे, डिटेल इसका क्या है। तो देखिएगा कि सही उत्तर क्या है आपका, केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो FSSAI है उसकी पहल है। तो ये मैं आपको जब क्लास ले रहा था, ठीक है, आपका इसका आई दृष्टि मैगजीन में, तो उसमें आपको ये पॉइंट बताया था कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है, तो FSSAI के द्वारा जारी होता है। ठीक है, FSSAI के द्वारा जारी होता है। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है 2023-24 में आप देखें केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया। वहाँ पे ये पॉइंट था, केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया था, और उसके साथ साथ तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जो है इस सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कंप्लीट आपका जो 1 लाइनर था उसको आपको MCQ फॉर्म में यहाँ पे दिया जा रहा है। और यहाँ पे उसके साथ साथ जो उसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन अदर जो है इम्पॉर्टेंट, वो भी आपको यहाँ क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट फिर से रिवाइज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न भी आपको बताया था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो उस पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या कर दिया गया, तो साथियों श्री विजयपुरम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। श्री विजयपुरम जो है इसका नाम कर दिया गया था। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन उसको देखिए, तो इसमें बताया गया कि श्री विजयपुरम। ठीक, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत जो है गुजरात में, ठीक, शुरू जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है। ठीक है, तो ये पहल आप देखेंगे सारे के सारे पॉइंट्स वहीं से। मैं फिर से बार बता दूं कि जो साथी वो क्लास नहीं किए हैं आई दृष्टि वाली, ठीक है, ऑनलाइन कंप्लीट उस क्लास को पहले देख लें, उसके बाद से आप MCQ क्लास देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक तरीके से अच्छे से आपका रिवीजन और तैयार दोनों होगा। तो ऑप्शन है जल शक्ति अभियान, जल क्रांति अभियान, अटल भूजल योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, जल शक्ति अभियान, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया था पहल, ये जल शक्ति अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो देखेंगे जल शक्ति अभियान राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत जो गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। यह पहल जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट भी ध्यान रखें कहाँ पर इसको शुरुआत की गई इस पहल की, सूरत गुजरात में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जगह का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था। तो अभी गोरखपुर में, पहले तो ये जानिए कि यहाँ पे एक पॉइंट आपका बनेगा कि हाल फिलहाल में सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। यूपी स्पेशल का आपका ये प्रश्न बनेगा करंट अफेयर में, ठीक। तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है, और मैं भी इस पर आपका क्या है कि जो स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछा गया तो बन जाए। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए जो है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने हाल फिलहाल में क्या किया है, यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो देखेंगे राइट आंसर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में जो है सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, ठीक। तो ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न इस तरीके से बन रहा है कि जो कोई इवेंट हो रहा है, मान लीजिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन होगा, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हो सकता है कि उद्घाटन किसके द्वारा किया, वो नाम दे दिया। दूसरा, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दो स्टेटमेंट आपको यहीं से बन जाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्नों को भी आप ध्यान से समझते चलिएगा, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है जो देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा जो है समाधान को कार्यान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। भारत का पहला राज्य कौन है, तो नई दिल्ली, लद्दाख, मणिपुर या नागालैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड क्या किया है, तब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखिए। नागालैंड ने 2 अगस्त 2024 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ जनरल इंश्योरेंस के साथ, ठीक है, क्या किया है, आपदा जोखिम हस्तांतरण जो है पैरामेट्रिक बीमा समाधान को शुरू किया है। और ये इस तरीके करने वाला, इससे नागालैंड आपदा जोखिम बीमा जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और ख़ास करके जब नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, कोई पूर्वोत्तर का राज्य है, और इस तरीके से कोई पहला इवेंट कर रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आपदा जोखिम जो प्रबंधन के लिए बीमा समाधान कौन स्टार्ट किया है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, नागालैंड स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू का क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु शुरू नहीं किया गया, ठीक है। तो ई साक्षी, न्याय सेतु, ई समन और ई FIR, ठीक है। तो इसमें कौन सा शुरू नहीं किया गया, तो ई FIR नहीं शुरू किया गया है, बाकी 3 जो है आपका क्या किया गया, इसके लिए ही शुरू किया गया है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस तरीके का अमित शाह ने देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए इस बात के लिए क्या 4 ऐप को स्टार्ट किया, ई साक्ष्य, न्याय है ना, न्याय सेतु हो गया, न्याय सुनती और ई समन, ठीक है, चारों लॉन्च किया है। इसमें कौन सा नहीं था, ये आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले के गठन की घोषणा की है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। मैं जब आपसे क्लास ले रहा था तो वहीं बताया था कि पाँचों जिले आपके नाम याद रहने चाहिए। क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि 4 दे के उससे पूछेगा निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपको मैं बता दें, जास्कर है, नुब्रा भी है ना, शोम्पिया और चांगथांग। तो इसमें जो है आपका चांगथांग भी है, जास्कर, नुब्रा तीनों है, बी जो है शोम्पिया आपका ये जिला नहीं बन रहा है। कौन कौन से जिले बन रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। 5 जिलों के नाम क्या हैं, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 नाम याद रखिएगा। इसी तरीके से इसी पैटर्न पे आपको आपके एग्जाम्स में चाहे RO हो, मैं बता दूं फिर से, RO हो, BPSC हो, क्योंकि पीसीएस से कोई भी हो, आपका स्टेट पीसीएस है तो इसी लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसी तरीके से बनाया प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। कहाँ किया गया, तो उड़ीसा, केरल, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में जो है पहले देश के स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ठीक। इसके द्वारा किया गया वो सारे इन्फॉर्मेशन दे लेते हैं। ऑप्शन ए उड़ीसा सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा का जो संबलपुर है, ये पॉइंट भी आपको याद है संबलपुर, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल में जाएगा आपसे ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया उड़ीसा के संबलपुर में। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। 9वां राष्ट्रीय डायलॉग 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया, ठीक है। तो भोपाल में किया गया, यह ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, क्योंकि भोपाल नहीं, जब मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे नई दिल्ली था, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था। 9वां राष्ट्रीय डायलॉग का विषय वस्तु चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग तथा निर्माण है, ठीक। तो पूछ रहे इसमें कौन सा सही है, तो सेकंड वाला आपका सही है और पहला गलत है। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपका कौन सा सही हो जाएगा,
बी, केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे देखेंगे कंप्लीट आपका यहाँ पे ये इस टॉपिक का स्टेटमेंट वाला प्रश्न, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 9वां रासीना डायलॉग 2024 का आयोजन आपका भोपाल में नहीं, कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और इसका जो विषय था वो चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग तथा निर्माण, जिसका क्या हो जाएगा साथियों? तो देखेंगे इसका आपका थीम विषय वस्तु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा? ठीक है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखेंगे ऑप्शन सी, झारखंड। जब आपको गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पे सारे स्टेट को आपको बता दिया गया था, जैसे यूपी, बिहार है ना, पश्चिम बंगाल, इनसे होकर ये गुजरेगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। हमसे वहाँ बताए भी थे किसी तरीके से प्रश्न आपको बनेगा कि किससे नहीं होकर गुजरता है, तो आपको देखेंगे झारखंड से होकर नहीं गुजरेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे लंबा एक्सप्रेसवे जो गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बनाया जा रहा है, या उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरेगा। तो 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, तीनों राज्य आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 11, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस संत के नाम पर किया है? तो शंकराचार्य, तुकाराम, गोरखनाथ या नामदेव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, तुकाराम। ठीक, देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जो नाम बदले जाते हैं वहाँ से संबंधित इन प्रश्नों में ये एक इम्पॉर्टेंट नाम रहेगा। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ ये कहाँ? तुकाराम, जो है महाराज तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये ध्यान दीजिएगा जरूर, इसमें जो है पूछेगा किस हवाई अड्डे का नाम बदल के किया गया, तो पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल के किया गया है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं लोकसभा में कुल 543 सीटों पर कितनी महिलाएं चुनी गई? ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव। इसमें एक पॉइंट भी याद रखिएगा, स्पीकर कौन बने? ओम बिरला बने। और आपको एक पॉइंट और बता दें कि जो इसमें इस लोकसभा में 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर जो बने थे उनका नाम याद रखिएगा, भर्तृहरि महताब, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का नाम इस बार पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन देख लीजिएगा, 70 है, 75, 74 और 76। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। इस बार जो है कितनी महिलाएं? तो 74 महिलाएं इस बार चुनी गई हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा। 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है 24 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक चला। इसमें कुल 74 महिलाएं चुनी गई हैं, जो लोकसभा सीटों की लगभग 13.63% है। ये जो आपका डेटा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे प्रतिशत भी आपसे पूछ सकता है कि जो लोकसभा में इस बार महिलाएं चुनी कितनी प्रतिशत चुनी गई हैं, तो आपको 13.63% चुनी गई हैं। और नंबर कितना है? तो 74। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, जून 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो ऑप्शन आपके पास लद्दाख, उत्तर प्रदेश, केरल या गुजरात। तो अगर थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस आप लगाएं तो देखेंगे जब राज्य और केंद्र शासित के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, और उसमें आपको एक केंद्र शासित प्रदेश दे रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगा कि आपको वही रहेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख, है ना। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ना है वहाँ पे गेस वर्क लेके ट्राई कीजिए और देखिए आयोग किस तरीके से वहाँ पे आंसर बना रहा है, किस तरीके से उस पैटर्न पे आंसर को सही मान रहा है। तो उसको अगर आप उस एनालिसिस को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। जून 2024 में लद्दाख ने उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। उल्लास जो है 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना है जो सभी के लिए शिक्षा के लिए प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो लद्दाख याद रखेंगे 9 उल्लास कार्यक्रम के लिए। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कितनी बार जो मंथली करंट अफेयर में, वीकली करंट अफेयर, है ना, टेस्ट सीरीज में सब जगह आपको बताया जा चुका है। फिर से इस मैगजीन में भी आपको कवर किया गया किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या गुजरात में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका? ऑप्शन 80। ठीक है, राजस्थान के आप जानेंगे पाली में। कहाँ पे? पाली में। हमने आपको बताया भी था राजस्थान के पाली में जो है ये ओम आकार का जो है ओम आकार का मंदिर जो है इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन एक अलग ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। दुनिया का पहला जो है ये ओम आकार का मंदिर है, राजस्थान के पाली ज़िले में बन रहा है और यह मंदिर पाली शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ठीक, वहाँ बन रहा है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा फरवरी 2024 में हुई थी। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान में
रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 जो है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 जो लॉन्च किया है, आप ध्यान दीजिएगा, केरल, कर्नाटक, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। किसने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किसने किया है? तो आप देखें उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहायता के लिए लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका जो मेन मोटिव क्या है? तो अपराधों की रोकथाम और जांच की में मदद करना। तो ध्यान रखिएगा, त्रिनेत्र ऐप 2.0, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे आपको बताया गया था कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी का जो स्थापना है कहाँ पर हुई? उज्जैन मध्य प्रदेश में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसके नाम पर? तो विवेकानंद, कनिष्क, हर्षवर्धन या विक्रमादित्य। तो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी, विक्रमादित्य। ठीक, देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के अन्य पॉइंट्स को। तो ये दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जिसका नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है, जिसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाया गया है। यह घड़ी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, जो वर्चुअल तरीके से किया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देखिए किसके द्वारा किया गया और कहाँ पर है। इसका नाम जो है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, और कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसको लगाया गया। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। यह प्रश्न क्या? 17 में क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। तो ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है पहला ऑप्शन 75वां जो गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है उड़ीसा को दिया गया। किसको? उड़ीसा को। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, उड़ीसा की झांकी विकसित भारत में सर्वोदय की थीम पर आधारित। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये विकसित भारत की सर्वोदय की थीम नहीं थी, ये जो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण पे आधारित थी। ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? केवल एक का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो 75वां गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड आपको उड़ीसा को दिया गया। ठीक है, और उड़ीसा की झांकी जो है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित थी। और आपके प्रश्न में क्या दे दिया था? यहाँ पे सर्वोदय थीम दे दिया था। दूसरा गलत है, पहला सही है। राइट आंसर आपका ये केवल हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा जो है भारत सरकार का ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, सद्भाव जो है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन सद्भाव इजराइल में मानव सहायता ऑपरेशन से, सीरिया में मानव सहायता ऑपरेशन, और फिरोज तूफान से प्रभावित क्षेत्र में मानवीय सहायता, या यागी तूफान से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता। तो इसको आपको हमने बताया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यागी तूफान से उसके लिए प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारत सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यागी तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव को स्टार्ट किया गया था। किसको? ऑपरेशन सद्भाव को स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो इसके पहले मंथली शायद करंट अफेयर वाली क्लास थी, उसमें जो है प्रिंटिंग मिस्टेक थी, और वहाँ पे इसको सद्भाव न करके ऑपरेशन सद्भावना शायद प्रिंट हो गया था। तो उसको थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक बार मैं बता दे रहा हूँ, तो वो चीज़ वहाँ पे सही कर लीजिएगा। कुछ अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, बहुत से सारे साथी हैं जो बहुत जिनविनी क्लास को करते हैं, तो उस चीज़ को कमेंट कर देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार इस थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो उस चीज़ को मैं फिर से यहाँ पे सही कर देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यागी तूफान जो है से प्रभावित ये कहाँ पर था? ऑपरेशन सद्भाव है, और भारत सरकार का ये एक अभियान है जिसके तहत ये कहाँ के लिए है? तो आप देखेंगे इससे प्रभावित देश में, जिसमें अभियान के तहत वियतनाम, लाओस, म्यांमार और उसमें सहायता भेजी गई। ठीक है, तो ये आप ध्यान देगा, ऑपरेशन सद्भाव जो है किससे संबंधित है? यागी तूफान वाले से संबंधित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 19 में देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह पर किया गया है? तो ऑप्शन है गुरुग्राम, जयपुर, नई दिल्ली या जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में जो है इसको स्टार्ट किया गया। तो देखिएगा, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है आपका नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा किया गया। इसके द्वारा ISA, ठीक है, ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक, इसके द्वारा किया गया। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका में जो EI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शामिल नहीं है? ठीक है, EI की बात हो रही, तो ध्यान दीजिएगा, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, अनिल कपूर, नंदन नीलेकर्णी। ठीक है,
तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपकी निर्मला सीतारमण नहीं शामिल है। तो ध्यान से देखिएगा कि वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका के जो एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नंदन नीलेकणी, अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर इसमें शामिल है। कौन? अनिल कपूर शामिल है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो निर्मला सीतारमण आपका शामिल इसमें नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं उसी टाइम बताया था ये कौन बना है। तो ऑप्शन देखें नेपाल, पेरू, ताइवान या अल्जीरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल। हाल फिलहाल में आईएसए का जो है पूर्ण सदस्य बना है कौन सा? नेपाल बना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भारत का ये पड़ोसी देश भी है और जो यहाँ पे इस तरीके से इवेंट में शामिल हुआ है कोई संगठन में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखिए कि ये राइट आंसर होगा नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 101वां सदस्य बना है। ध्यान देने की बात है 2024 में ही पराग्वे बना है इसका 100वां पूर्ण सदस्य। ये भी आपको ध्यान देना है, कौन सा? पराग्वे इसके पहले बना है 100वां सदस्य, 101वां आपका नेपाल बन गया। और आपके इस आईएसए का जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा अपने यहाँ ही है। तो ये भी सारी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिएगा कि हाल ही में किस देश में हनुमान जी के 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन है श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड या अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, अमेरिका। ठीक है, इससे संबंधित जो अन्य पॉइंट्स है वो भी आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो यही ध्यान रखिएगा कि जो स्टैचू ऑफ यूनियन है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनियन के नाम से कौन सी प्रतिमा जानी जाती है? तो हनुमान जी की प्रतिमा है। ठीक, इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखिए कितनी फीट ऊँची है? तो 90 फीट ऊँची प्रतिमा, ये भी ध्यान देना है। और इससे एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो ये स्टैचू ऑफ यूनियन जो है जो हनुमान जी की प्रतिमा है और कहाँ पे? ये अमेरिका में निर्मित है, 90 फुट के आसपास है। और इसके साथ साथ एक और इसमें पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास के सुगरलैंड में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर भी स्थित है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रख लीजिएगा, वे भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने, आईआईटी दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो किसने? आईआईटी आपका दिल्ली जो है कोलंबो, तेहरान, आबू धाबी या कंबोडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आबू धाबी में। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए तो वही आपका है कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। क्या किया? पहला अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। एक बात बता दें साथियों कि ये तो आप लोग को जितना हो सक रहा है आपको यूट्यूब पे और टेलीग्राम के माध्यम से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक है, चाहे आपका करंट अफेयर का क्लास हो और उसके साथ साथ पीडीएफ प्रैक्टिस हो। ठीक है, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और उसके साथ साथ बता दें कि इतना करने के बाद अब जो साथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ के वो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रैक्टिस बैच की खासियत ये है कि आप ऐसे किताब से पढ़ ली हैं, बाकी सारी चीज़ के लिए आपको तैयार हो गया, लेकिन वहाँ पे आप जब खुद से आंसर करते हैं तब पता चलता है कि आपको कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है। ठीक है, तो जो भी साथी जुड़ गए हैं उससे जुड़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए। करंट अफेयर की स्पेशल आपको अलग सेपरेट से बैचेज मिल जाएंगे, यूपी पीसीएस के मिल जाएंगे, आरओ के मिल जाएंगे। तो साथ जुड़िए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बेहतर इस बार एक सीट लेकर अपना सीट इस बार कंफर्म कीजिए। ठीक है, तो बता रहे थे इसमें क्या है कि अगला प्रश्न आपका इसमें कि स्टेटमेंट है तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2024 में भारत के द्वारा की गई। किस द्वारा? भारत द्वारा की गई। इस सम्मेलन का विषय जो है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो सही की अगर बात करें तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो यही दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि तीसरा जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो आपके भारत के द्वारा की गई। सम्मेलन का विषय वस्तु आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो यही सारा पॉइंट्स आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा कि 2024 की इसकी मेज़बानी भारत द्वारा की गई है। बाकी इसमें बाकी सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा पीडीएफ से। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? सो ऑप्शन ए थाईलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क या संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन बी, डेनमार्क ने हाल फिलहाल में मिलकर इस तरह की इनिशिएटिव की थी। हमने आपको बताया था कि डेनमार्क इसमें है। ठीक है, भारत सरकार है और प्लस आईआईटी
BHU, IIT BHU मिलके 3 इस तरह से मिलके लोग अपना यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, राइट आंसर आपका डेनमार्क। हाल ही में भारत, डेनमार्क और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया गया। यह प्रयोगशाला भारत सरकार और IIT BHU और डेनमार्क तीनों के बीच क्या है, त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। तो ट्राईलेटरल इस तरीके से है, आप देखेंगे तीन तरीके से इसमें बॉडी मिलकर काम कर रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा यूपी स्पेशल के लिए, इसमें ROR और UPPC साथ में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 कि पेंटो बटार, ठीक है, शिनावात्रा तो किस देश की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड या मालदीव? तो ध्यान दीजिएगा, इनको जब चुना गया था इस चीज़ आपको बताया गया था, ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया। और ये के बारे में ध्यान रखिए, सबसे कम उम्र की ये महिला बनी थी जब इनको चुना गया था। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम और पोस्ट दोनों याद रखिएगा। थाईलैंड, ठीक है, तो शिनावात्रा को जो है थाईलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वो संसद में जो इस पद को संभालने वाली वहाँ की सबसे कम उम्र की, ठीक है, सबसे कम उम्र की महिला होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपसे ये पूछा जाए। मैं यही बता दे रहा हूँ कि UPPCS और ROR में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका ये प्रश्न देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से इस तरीके से प्रश्न बनेंगे तो उनको आपको ध्यान में रखना। अपॉइंटमेंट में नाम ध्यान रखिए थाईलैंड के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग, ठीक है, विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में, ठीक है, अपना कैंपस क्या किया, स्थापित किया? ये किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या ऑस्ट्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन C है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ये संबंधित है। इसके ने कहाँ अपना कैंपस खोला है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। सिंपल से भी प्रश्न पूछेगा कि बन सकता है यहाँ से कि ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने भारत के किस राज्य में अपना कैंपस स्थापित करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। इसी ध्यान रखिएगा, प्रश्न रिवर्स कर से आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ध्यान दीजिएगा, ये सूचकांक है, जब बदलता रहता है। तो कई बार जो पुरानी क्लासेज रहती हैं तो उसमें कई साथियों का कमेंट थे कि इसमें इतना रैंक, उसमें उतना रैंक। तो होता ये है कि देखिए, जो उस टाइम क्लास लिया रहता है जब जाता है तो उस हिसाब के जो रिपोर्ट आई रहती है तो उस टाइम रैंक कुछ और रहता है। बाद में जब अपडेट हो जाती है, ठीक है, तो अपडेट वाले क्लास में इसको अपडेट कर दिया जाता है। और जो आप पुरानी क्लास जब देखते हैं तो उसमें आपको पुराना रैंक ही मिलता है। तो इस वजह से कन्फ्यूजन ना हो और जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो उस टाइम का लेटेस्ट जो है रैंकिंग ध्यान रख के जाइएगा, ठीक है। तो इसमें 84, 72, 81 और 71 इसका आपका क्या दिया है? ऑप्शन दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार, ठीक है। ये करंट में जो आपका था उसके अकॉर्डिंग है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग करता है और इसमें 24 के सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 81वां स्थान है। इस सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर का है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सिंगापुर का नाम याद रखिएगा, सबसे टॉप पर है, ठीक है, हेनले पासपोर्ट के अनुसार। क्लियर है इतना? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, सही कथन का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हाल ही में क्रिस्टन जो मिशेल हैं उनको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है और हाल ही में डिक शूफ को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब देखिएगा, इसी तरीके से ROR में आपसे प्रश्न पूछा था, ठीक है, ROR में इसी तरीके से प्रश्न पूछा था आपको, तो पॉइंट भी इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, क्रिस्टन मिशन को जो है आपको एस्टोनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मैंने आपको पढ़ाया भी था और ये भी पॉइंट आपको सारा का सारा तो पॉइंट पढ़ा ही दिएगा, बस आपको यहाँ पर टेस्ट और रिवीजन के लिए करा रहे हैं। तो डिक शिफू को न्यूजीलैंड का नहीं तो कहाँ का चुना गया इनको? नीदरलैंड का। कहाँ का? नीदरलैंड का इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दूसरा गलत है। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक आपका आंसर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन वही है कि 2 गलत है, पहला सही है, दूसरा क्यों गलत है? तो वही मैंने आपको बताया कि डिक जो शिफू को न्यूजीलैंड का नहीं तो कहाँ का? नीदरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दोनों अपॉइंटमेंट है। अब इस तरीके से आपके अपडेटेड जो ये आपसे प्रश्न को देख के समझ में आ गया होगा कि जो अपडेटेड आपका क्या कहते हैं एग्जाम पैटर्न है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब सिंगल आपसे अपॉइंटमेंट नहीं पूछा जा रहा है, मिलान करने को पूछा जा रहा है। तो उस तरीके से प्रश्न आपको यहाँ पे बनाया गया है। आई होप सो कि सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न। देखिएगा कि वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है, ठीक है, कितनी होने तक उम्मीद है? तो आप देखेंगे इसका सीधा हम आपको राइट आंसर बताते हैं कि 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है। कब तक? 2036 तक, ठीक। तो ये कौन सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए।
जानिएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय है उसके द्वारा जारी किया गया भारत में महिला एवं पुरुष की जो 23 रिपोर्ट है उसके अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या क्या है 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। कह रहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में प्रथम स्थान पर है। तो इसका जो इसमें आपको स्टेटमेंट सही बताना, पहला सही है और दूसरा आपका गलत है, क्योंकि लौह अयस्क भारत पहले पर नहीं है, ठीक है। और पहला क्या है इसका सही है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो सही उत्तर केवल एक होगा। और इसमें क्या है तो भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा जो चूना उत्पादक है उसमें से तीसरे स्थान पर है, तो ये बात सही थी। लेकिन भारत विश्व में लौह अयस्क उत्पादकों अगर श्रेणी में देखा जाए तो प्रथम नहीं बल्कि कौन है, चतुर्थ स्थान पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है। तो ऑप्शन है आपके पास श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव्स या साथियों मॉरिशस। तो देखेंगे ये क्वेश्चन आपको मैं बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगवाया था उस टाइम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉरिशस, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो है इसको किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया भी था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लीजिए। तो केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, जो आप देखेंगे दोनों देशों के बीच जो है विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग को प्रमाणित करता है। तो कहाँ पे मॉरिशस में, ये ध्यान रखेंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से अभी तक WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित नहीं किया गया है। तो ये जब ऑप्शन था उस टाइम मैं आपको बताया था कि नहीं वाला पूछेगा, पुराना वाला भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है जयपुर, मैसूर, है ना, श्रीनगर या वाराणसी। हाल फिलहाल में जो अभी जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें आप श्रीनगर को किया गया था, तो ये तो करंट का था, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसको भी घोषित नहीं किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वाराणसी का राइट उत्तर हो जाएगा। और वर्ल्ड क्राफ्ट जो काउंसिल है उसके द्वारा हाल ही में श्रीनगर को क्या किया है, जम्मू कश्मीर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया। और अब तक भारत में कुल 4 शहर हैं जिनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। इन चारों शहरों का आपको ध्यान में रखना है। पहला है मामल्लपुरम आपका तमिलनाडु का, दूसरा जयपुर राजस्थान, तीसरा मैसूर कर्नाटक और चौथा श्रीनगर। तो ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। RO या फिर UPSC BPSC में कहीं भी ये आपको प्रश्न देखने को ये मिलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रश्न इस पर बनेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करना कौन गलत है। बाकी आपका 3 इसमें सही चयनित है, ठीक। तो पहला देखेंगे रोस राउल जो है मुलिनो, इनको बता रहा पनामा के नए राष्ट्रपति बने, तो बिल्कुल सही है। मार्क रूट की बात करें तो नाटो के नए अध्यक्ष बने थे, ये भी सही। अलेक्जेंडर स्टब डेनमार्क के राष्ट्रपति बने, तो अलेक्जेंडर स्टब को हमने आपको बताया था डेनमार्क नहीं, क्या बताया था, फिनलैंड बताया था। क्या बताया था, फिनलैंड, तो ये भी आपका गलत है। और पीटर पेलेग्रिनी जो है स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने। तो इस तरीके से आपका अपडेटेड पैटर्न पर प्रश्न देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको गलत बताना था। तो सी अलेक्जेंडर स्टब जो डेनमार्क के नहीं, कहाँ के आपके फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शेख मोहम्मद सबा अल सलेम जो है अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कुवैत, ईरान, सऊदी अरब अमीरात या इराक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ये बताया था आपको मैंने, कुवैत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में जो है कुवैत के जो अमीर शेख हैं मिशाल जो अल अहमद है ना, इनको जो है इन्होंने इनको शेख मोहम्मद सबा अल सलीम को क्या किया है, कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे अपॉइंटमेंट का अगर आप एक अलग नोट्स बना लेते हैं, और हालांकि मैंने कराया भी है, ठीक है, सेपरेट वाइज जो सितंबर तक है टॉपिक वाइज करंट अफेयर करा दिया है, जिससे बहुत सारे टॉपिक्स को करा दिया है, खेल पुरस्कार ये सब करा दिए। बाकी कुछ और जो टॉपिक्स होंगे उनको भी आपको करा दिया जाएगा बहुत जल्द। तो इन सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका करंट अफेयर प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है गेमी तूफान से प्रभावित है। तो ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस या ए और बी दोनों, ठीक है। तो कौन प्रभावित है इसको आप देख लेते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी, यानी टाइफून गेमी से जो आपका पूर्वी चीन, ताइवान, फिलीपींस में व्यापक क्षति हुई, और यहाँ पे ये देश इससे क्या रहा है, प्रभावित रहे।
गेमी जो नाम है दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया, ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। गेमी नाम जो है दक्षिण कोरिया के द्वारा ये दिया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? कौन बना है? उत्तर कोरिया, चीन, दक्षिण कोरिया या डेनमार्क? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी, डेनमार्क जो है हाल फिलहाल मिस्त्री के टैक्स लगाने वाला ये विश्व का पहला देश बना। तो डेनमार्क वर्ष 2030 तक, ठीक है, 2030 से कह लीजिए, पशुपालकों और उनकी गाय भेड़ जो है उन पे उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए, ठीक है, टैक्स लगाएगा और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बनेगा। ठीक है, तो ये ग्रीन टैक्स लगा रहा है, कौन लगाएगा? तो डेनमार्क आपका लगाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा करने में शामिल नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। इसमें जो शामिल देश है देखिए कह रहा है, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत या जापान। तो जो शामिल देश हैं और हमसे पूछा गया नहीं, तो नहीं पहले बता लीजिए, ऑस्ट्रेलिया आपका शामिल नहीं है, बाकी 3 शामिल है। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो देखेंगे हाल ही में भारत जो है अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा की है। और ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है ये जो फार्मास्यूटिकल एजेंस फील्ड है उस फील्ड में काम करेगा, और जिसमें के लिए लोग मिलकर अपना जो भी उत्पाद है या फिर बाकी अन्य चीज़ें हैं उसको ये लोग मिलकर करेंगे अपना। बस इसमें ध्यान रखना कौन कौन से देश शामिल है वो बता दिया, नहीं पूछा था तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे नहीं होगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो 39 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 60वां था। ठीक है, तो भारत का स्थान 60वां तो नहीं था, ये मैंने आपको बताया भी था क्लास में। पहला जो है आपका सही है, पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन बात करेंगे तो 60 की जगह यहाँ मैं बता दूँ कितना था, तो 63 था। ठीक है, 60 की जगह 63 स्थान था जो 2024 में। एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिए कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, और जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2024 में भारत की रैंक थी 60 नहीं है, कितना है, 63 स्थान पर था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसी में याद रखिएगा पहला स्थान इस रिपोर्ट में किसको मिला, तो स्वीडन को। किसको? स्वीडन को पहला स्थान मिला, ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, और ये संक्रमण सूचकांक वाले रिपोर्ट वाले में ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट रहेगा आप सभी के लिए। अगला पॉइंट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जो जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 है उसके अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? तो विश्व को कितना समय लगेगा, तो ऑप्शन है आपके पास 135 वर्ष, 34 वर्ष, 125 या 150। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आप देखेंगे 134 वर्ष। कितना? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2024 जारी किया गया, इसके अनुसार जो है पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व का भी 134 वर्ष और लगेंगे। कितने? 134 वर्ष। पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, 134 वर्ष तो ध्यान रखना है, उसके साथ साथ विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 41 नंबर, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है वो थाईलैंड बना है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जुडिथ सुमीनोवा जो है तुलुका केन्या की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो बिल्कुल गलत है, ये मैं आपको बताया था, केन्या नहीं, ये कांगो जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, वहाँ की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट था। फिलहाल यहाँ पे ये गलती है और राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही होगा। सही उत्तर के एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो समलैंगिक विवाह को जो मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना, तो थाईलैंड बना है। और लेकिन जो जुडिथ सुमीनोवा है तुलुका केन्या की नहीं, क्या बताया आपने, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, और ये नाम याद रखिएगा इनका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो 30 अगस्त, 30 जुलाई, 30 मई या 30 सितंबर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन बी, 30 मई को जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। तो पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसको पहली बार मनाया गया, तो ध्यान दीजिएगा। एक्सप्रेशन की बात करेंगे साथियों तो इसमें कह रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया। संयुक्त जो राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2023 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था, ठीक है, नामित किया था। तो आपको ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको किया गया है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और 30 मई अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पहली बार है, तो नो डाउट कि इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। तो भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना, ऑप्शन देखेंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ या चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको करा दिया गया। टेस्ट और रिवीजन है यहाँ पे, तो जो लोग क्लास पहले उसकी नहीं किया दृष्टि वाली, तो क्लास जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं के सारे प्रश्न बनाए गए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऑनलाइन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA प्रोग्राम को शुरू किया है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 44 नंबर क्या कह रहा है, सूचकांक से संबंधित है, इंपॉर्टेंट सूचकांक रहेगा। पर्यावरण जो प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 112, 176, 116 या 178। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 176, ठीक है। पर्यावरण जो प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, ये आपको ध्यान देना है, 176 है। इस आंकड़े में 180 देशों में भारत 27.6 अंकों के साथ 176वें पायदान पर है। और अमेरिका की येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र ने सूचकांक जारी किया है, तो जारीकर्ता का भी आपके बारे में यहाँ पे बता दिया गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में हिदायत चक्रवात ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है, कौन चक्रवात, हिदायत चक्रवात। तो तंजानिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, तंजानिया को। किसको, तंजानिया को हिदायत चक्रवात सबसे ज़्यादा किसको डिस्टर्ब किया है, तो आप देखेंगे कि तंजानिया को। हिदायत चक्रवात दक्षिण हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, इसने तंजानिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, हिदायत चक्रवात किस तरीके का एक चक्रवात था, तो ये जो है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, और कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, दक्षिण हिंद महासागर में, ठीक है। ये भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, हिदायत चक्रवात है ये आपको कहाँ देखने को मिला, किस महासागर में, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। ये हाल ही में चर्चा में रहा शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल किस देश में स्थित है, तो इजराइल, इराक, ईरान या तंजानिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन बी, ईरान, ठीक है। ये जो शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल कहाँ पर स्थित है, तो आपका ईरान में स्थित है। भारत और ईरान ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं, और ये टर्मिनल कहाँ पर है, तो ईरान में स्थित है, चाबहार पोर्ट के पास में, ठीक है। अगला प्रश्न 47 नंबर। हाल ही में भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो आप देखेंगे 29, 30, 39 या 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 39। भारत ने पर्यटन वाले सूचकांक में कितना स्थान प्राप्त किया है साथियों, तो 39। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ साथियों कि जो कुछ रिपोर्ट हैं, जिससे वर्ल्ड बैंक हो गया, विश्व आर्थिक मंच हो गया, मॉनेटरी जो IMF हो गया, है ना, इन सबों के द्वारा अगर इस कोई रिपोर्ट है उसको आप एक जगह बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया था, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। भारत की समग्र रैंकिंग बात करें तो 39वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और सूची में पहला स्थान किसका है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का पहला स्थान देखने को मिला है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 48। ये भी अपॉइंटमेंट्स है और गलत जोड़ा चुनाव करना है, तो गिटनास नौसेदा जो है लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने, ये भी सही है। जोसेफ बोकाई जो है लाइबेरिया के राष्ट्रपति बनते, ये भी सही है। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनते, ये भी सही है। और बजरनी जो बेनिडिक्टन है, ये इनको बता रहा है क्या कि आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आइसलैंड के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, क्या बने हैं, ये प्रधानमंत्री बने हैं। नाम तो ध्यान है लेकिन प्रधानमंत्री बने, तो यही वाला आपका गलत हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी 3 जो आपका सही है उसको ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर की बात करेंगे तो बजरनी बेनिडिक्टन जो है आइसलैंड के तो बने तो हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने, क्या बने, प्रधानमंत्री बने, क्या बने, प्रधानमंत्री बने। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है साथियों, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न में 2 प्रश्न आपको समाहित है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा पॉइंट है विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण सऊदी अरब में किया गया, तो ये भी सही है। तो सही कथन का हमको चुनाव करना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, दोनों के दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा, ए और 2, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका मिसिंग है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जो सीधे सीधे आपका है क्या है कि आपका जो सीधे सीधे पॉइंट है उस पॉइंट को आपको यहाँ पे बता दिया गया, ठीक। तो हाँ ठीक है, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का जो है पहला देश फ्रांस बना है, और यह सही भी है, दूसरा भी आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि हाल ही में क्रिस ब्राउन जो है पृथ्वी पर भूमि के सबसे दूरस्थ बिंदु तक पहुंचने वाले व्यक्ति बने हैं। पृथ्वी के इस दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है आप देख के बताइए। पॉइंट टेल्को, पॉइंट गुडहोप, पॉइंट नीमो या पॉइंट ट्यूरिल्को।
इसका जो राइट आंसर है साथी ऑप्शन बी, पॉइंट नीमो इसका नाम है। और ये कहाँ पर है तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, पॉइंट नीमो जो है आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में एक काल्पनिक बिंदु है और ज़मीन से बहुत दूर स्थित है। ब्रिटेन के जो क्रिस ब्राउन है, ये प्रशांत महासागर में उसके महासागरीय दूर पर तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, कौन पहुंचा है यहाँ पे, उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, क्रिस ब्राउन जो है, ठीक है, इनका नाम, और पॉइंट नीमो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक साथियों अगर आप देखें तो 50 क्वेश्चन हम लोग को 300 क्वेश्चन करने हैं और हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, 50 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। क्लियर है? यहाँ तक तो साथियों आपका कंप्लीट हो गया क्लास। और यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लास हैं आप जरूर देखिएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे PYQ का नोट्स एनालिसिस, और इसके साथ साथ स्टार्ट हो गया है ये गवर्नमेंट स्कीम की क्लास आ गई। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर क्यूज की जो क्लास थी शॉर्ट नोट्स, इसकी भी बहुत जल्द क्लास आ जाएगी। ये क्लास आपको मिल चुकी है और ये इंपॉर्टेंट जहाँ से आपको 1-2 से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये सब सारे क्लासेज हैं जो आपको इसी चैनल पर अवेलेबल है। इन क्लास को आप लोग मिस ना कीजिएगा, देख के नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न टू द पॉइंट आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।